जी, तो व्यूअर्स हमारे थर्ड पार्ट में एथिक्स ऑफ राइटिंग हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। एथिक्स डिफाइंड एज द मोरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स अ पर्सन्स बिहेवियर और कंसिडरिंग ऑफ एन एक्टिविटी। ठीक है। एथिक्स का क्या मतलब है? एथिक्स का मतलब वो मोरल प्रिंसिपल्स या वैल्यूज होती हैं जो एक पर्सन को गवर्न की जाती हैं कि वो बिहेव करे किसी भी खास सिचुएशन में या किसी भी एक्टिविटी में। ठीक है। एथिकल बिहेवियर आस्क यू टू बी कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज इनहेरिटली राइट और रॉन्ग, कि कौन सी चीज़ें ठीक हैं और कौन सी गलत हैं एक गिवन सिचुएशन। हमारे पास एक सिचुएशन होती है, उसमें हमने डिसीजन लेना होता है कि जो ठीक है या फिर जो गलत है, हमने उस मतलब ठीक डिसीजन लेना होता है हमारे पास। इसमें एक एथिकल डिलीमा का वर्ड यूज़ होता है। एथिकल डिलीमा का मतलब होता है कि हमारे पास एक सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, जिसमें हमें समझ नहीं आती है कि हम हमारे लिए दोनों चॉइसेस ठीक होती हैं, ठीक है, लेकिन हमने उसमें से एक को चूज़ करना होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास एक मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास एक वेंटिलेटर है, एक हमारे पास बूढ़ा पेशेंट है और एक हमारे पास बच्चा है। ज़ाहिर है बूढ़ा जो है उसने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, उसने उसको उसको मतलब ज़ाहिर है तो वो भी इंसान है, एथिकली तो हमें दोनों को सेव करना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक वेंटिलेटर है, हमने दोनों में से एक को डिसीजन लेना है, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? एथिकल डिलीमा कहते हैं। ठीक है, कि हमने एक जो है ना, एक एथिक्स को डिसरिस्पेक्ट करके फिर हमने एक दूसरे को प्रोवाइड। व्हेन देयर इज़ नो क्लियर आंसर, जब हमारे पास सही क्लियर आंसर नहीं आता तो हम एथिकल डिलेमा की सिचुएशन से गुजरते हैं। To help in situation when you are trying to behave and communicate ethically, most organization have guideline। वो कहते हैं कि जब आप एक ethical dilemma की situation से गुजर रहे होते हैं, ठीक है, हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम किस तरह बिहेव करें इस सिचुएशन में, तो कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपनी गाइडलाइन पहले से प्रिपेयर करके रखी हुई है कि अगर ये सिचुएशन आएगी तो हमने ये करना है, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमने ये स्टेप लेना है, अगर ऐसी आएगी तो हमने ये स्टेप नहीं लेना। हेल्प पीपल टू एक्ट इन अ वे दैट इज़ कंसिडर मोर राइट एंड रॉन्ग, ताकि लोग जो हैं उस सिचुएशन में जो अच्छा डिसीजन है वो ले सकें। उसके लिए एथिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। आगे जी एथिकल डिलेमा में जो मतलब जो एथिक्स हैं उसमें प्लेजरिज्म आता है। प्लेजरिज्म क्या होता है कि किसी के भी जो किसी की राइटिंग है या कोई भी मटेरियल है उसको चोरी कर लेना, ठीक है, चोरी करके अपनी राइटिंग में लिख देना, उसको क्या कहते हैं? प्लेजरिज्म कहते हैं। प्लेजरिज्म इज़ सिग्निफिकेंट वायलेशन ऑफ ट्रूथफुलनेस। ये ट्रूथफुलनेस की वायलेशन है। ये एमसीक्यूज में आता होता है कि प्लेजरिज्म किसकी वायलेशन है? ट्रूथफुलनेस की है। एंड इन्वॉल्व्स स्टीलिंग, मतलब चोरी करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड टेकिंग क्रेडिट ऑफ फॉर अदर्स इंडिविजुअल वर्क, मतलब दूसरों का काम है उसको हमने चोरी करके अपने काम के अंदर उसको ऐड कर दिया है, ठीक है, और उसका क्रेडिट हमने खुद ले लिया, उस बंदे को क्रेडिट दिया ही नहीं है जिसने इतनी रिसर्च करके वो राइटिंग या प्रपोजल जो भी चीज़ लिखी हुई हो, ठीक है, उसको प्लेजरिज्म कहते हैं। एज यू बिगिन राइटिंग फॉर पब्लिकेशन बी केयरफुल टू अवॉइड प्लेजरिज्म। जब आप पब्लिकेशन के लिए लिख रहे हो, जब आपने लोगों के सामने इतना बड़ा डाटा देना, तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आप प्लेजरिज्म से बचें, नकल से बचें, दूसरों का डाटा उठा के उसको अपने डाटा में शामिल ना करें। एटिकेट्स एंड एथिक्स में क्या आता है? व्हेन प्रिपेयरिंग एंड सबमिटिंग मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? जो हम हाथ से स्क्रिप्ट लिखते हैं उसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। फॉर पब्लिकेशन जब आप प्रिपेयर कर रहे हो या सबमिट कर रहे हो मैन्युस्क्रिप्ट्स, प्रॉपर एटिकेट्स प्रोसीजर शुड बी कंसीडर। प्रॉपर एटिकेट्स का आपने ख्याल रखना है, प्रोसीजर्स का ख्याल रखना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि मतलब उठा के पब्लिश कर देनी, जो हमने स्टेप्स पढ़े हैं उनको फॉलो करना है, ठीक है। हमने रिसर्च करनी है, प्रॉपर एडिट करना है, स्पेल चेक करने हैं, सब कुछ चेक वगैरह करके उसके बाद हमने पब्लिकेशन करनी है। दीज प्रोसीजर्स इंक्लूड ऑब्टेनिंग एंड एडहेरिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑथर के, और ऑथर की जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ एडहेरेंट हमने रहना है। फॉर द जर्नल इनक्लोजिंग सेल्फ एड्रेस स्टैम्प इन्वेल्व फॉर रिटर्निंग द मैन्युस्क्रिप्ट जब हमने रिटर्न करना है तो हमने उसको सेल्फ एड्रेस स्टैम्प जो है और इन्वेलप में डाल के उसको वो करना है। लर्निंग द एडिटर नेम एंड स्पेलिंग इट करेक्ट, मतलब जो एडिटर है उसके नेम और जो उसके स्पेलिंग है वो ठीक है। कम्युनिकेटेड विद को अर्थर्स, जो को अर्थर्स होते हैं जो मतलब एक से ज़्यादा जो अर्थर होते हैं मतलब उसके साथ वाले। एंड सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट साइज के, उसका जो साइज़ है वो कौन सा सिलेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। डुप्लीकेट पब्लिकेशन का मतलब होता है कि आल्सो नोन एज रिडंडेंट पब्लिकेशन, इसको रिडंडेंट पब्लिकेशन भी कहते हैं कि डुप्लीकेट है, डबल पब्लिकेशन, ठीक है। डुप्लीकेट पब्लिकेशन इन्वॉल्व पब्लिशिंग द सेम मटेरियल इन द सेम फॉर्मेट इन मोर देन वन जर्नल, मतलब एक बुक या एक किसी भी इंटरनल सोर्स है, कुछ भी है, इंटरनेट का सोर्स है, बुक है या जर्नल है, उसमें हमने एक से ज़्यादा फॉर्मेट में एक ही चीज़ को बार बार पब्लिश करने हैं तो उसको डुप्लीकेट पब्लिकेशन कहते हैं। सम एडिटर्स आर डेवलपिंग पॉलिसी इन एन एफर्ट टू प्रिवेंट डुप्लीकेट पब्लिकेशन एआई के, मतलब कुछ एडिटर्स हैं इस बात पे काम कर रहे हैं कि डुप्लीकेट जो ये पब्लिकेशन है इससे बचने के लिए उन्होंने एआई जो है वो पब्लिकेशन के लिए एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से पता चल जाए और इसके लिए वो काम कर रहे हैं।
प्रेजेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है या जो हम प्रेजेंट करें उसको हमें अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। हाउ अ राइटर प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन अ डॉक्यूमेंट कैन इफेक्ट द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव वेट और सीरियसनेस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। कि हमारे पास हमने सारी पब्लिकेशन लिख ली है, ठीक है, हमारे पास पब्लिकेशन है, लेकिन उसको हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम उसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो हमारी उस राइटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों के लिए उतनी वैल्यूएबल नहीं होगी। तो इसमें प्रेजेंटेशन और इन्फॉर्मेशन में वो यही बात कर रहे हैं कि राइटर ने अपनी इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट को किस तरह प्रेजेंट किया, ये बहुत वैल्यू और वेट रखता है जो रीडर्स हैं उनके लिए। फॉर एग्जांपल हाइडिंग सम, मतलब कुछ उसने जो एक क्रूशियल पार्ट है इन्फॉर्मेशन का, अगर उसने लॉन्ग पैराग्राफ, एक बहुत लॉन्ग पैराग्राफ है, उसके मिड में जो है उसने नहीं लिखा, मतलब जो मेन पार्ट है उसने छोड़ दिया, बाकी इधर उधर की बातें लिख दी हैं, तो इससे बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारी राइटिंग। limit source information research through through research requires that a writer integrate information from a variety of reliable sources, मतलब वो different sources से data को collect करता है। These sources should be demonstrated that the writer has examined the topic from many angles and, मतलब अगर वो डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करेगा, न्यूज़पेपर को पढ़ेगा, बुक्स को पढ़ेगा, इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन लेगा, हर जगह से इन्फॉर्मेशन लेके फिर वो अपनी रिसर्च लिखेगा, इसका मतलब ये होगा कि देखने वाला जो रिसर्चर है, ये जो चेक करने वाला है, उस पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि उसने टॉपिक को डिफरेंट एंगल से देखा है और उसने उस पर सही से रिसर्च किया। ठीक है, डाटा फैब्रिकेशन एंड फाल्सिफिकेशन के डाटा जो है वो गलत ना हो। ठीक है, डाटा फैब्रिकेशन मीन्स द रिसर्चर डिड नॉट एक्चुअली डू द स्टडी, कि जो रिसर्चर है उसने खुद स्टडी नहीं की बट मेड अप डाटा, मतलब किसी और का डाटा लेके उसमें थोड़े से चेंजेस करके उसने हमारे सामने डाटा को प्रेजेंट कर दिया। डाटा फाल्सिफिकेशन मीन्स रिसर्चर डिड नॉट एक्सपेरिमेंट, उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया बट टेक सम चेंजेस ऑफ डाटा। डाटा फैब्रिकेशन में है कि रिसर्चर ने कोई एक्चुअली काम नहीं किया लेकिन उसने डाटा बना लिया खुद से ही। ठीक है, और डाटा फाल्सिफिकेशन में क्या है कि उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया लेकिन पुराना डाटा लेके उसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए, तो वो डाटा फाल्सिफिकेशन हो गया। बोथ ऑफ दीज प्रैक्टिसेस मेक पीपल डिस्ट्रस्ट साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट से उनका ट्रस्ट उठ जाता है। जाहिर है उन्होंने गलत बातें लिखी होती हैं, तो दूसरों का चोरी करके लिखा होता है। If the public is mistrustful of science, then it will less willing to provide funding support। अगर वो इतनी ज़्यादा फिर वो अगर उनका उन पे ट्रस्ट ही नहीं है तो वो फिर उनको फंडिंग भी नहीं देंगे और उनकी सपोर्ट भी नहीं करेंगे। मल्टीपल सबमिशन का क्या मतलब? मल्टीपल सबमिशन का मतलब है कि जो हमारी राइटिंग है, हमने उसको, जो हमारा मेन्यू स्क्रिप्ट है, सेम स्क्रिप्ट जो हमारी मेन्यू स्क्रिप्ट है उसको हमने मल्टीपल पैराग्राफ में एडिट कर दिया है, यूज़ कर लिया। इट इज़ एन अनएथिकल, ये अनएथिकल है टू सबमिट द सेम मैन्यूस्क्रिप्ट टू मोर देन वन जर्नल, मतलब एक ही जर्नल में एक मैन्यूस्क्रिप्ट हम लिख सकते हैं एट द सेम टाइम। डूइंग दिस वेस्ट ऑफ टाइम फॉर द एडिटर, peer reviewers and can damage the reputation of journals if published more than one। अगर एक या एक से, मतलब एक से ज़्यादा में पब्लिश किया जाएगा तो इससे जो जर्नल्स हैं वो उसकी रेपुटेशन भी ख़राब होती है, जो पब्लिशर होती है उसकी भी रेपुटेशन ख़राब होती है, तो वो इतना वर्थफुल नहीं होता। आगे है एलिमेंट्स ऑफ गुड राइटिंग। एलिमेंट्स ऑफ गुड राइटिंग में फोकस है, डेवलपमेंट है, यूनिटी है, कोहेरेंस है, करेक्टनेस है। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। फोकस है, फोकस का मतलब होता है कि हमारा जो सेंट्रल आइडिया हो वो हर पैराग्राफ में, मेन में, मतलब जो उसके जो टॉपिक सेंटेंस है उसमें क्लियरली बताया हुआ हो। ठीक है, डेवलपमेंट में क्या है कि जो हमारे सेंट्रल आइडिया है वो हर पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन किया हो, इलस्ट्रेट किया गया हो डिटेल में और उसको डिस्क्राइब किया हो। ठीक है, यूनिटी का मतलब है कि हमारे एक पैराग्राफ में अगर मेन आइडिया डिस्कस हुआ है ना, तो अगले में भी वही चीज़ डिस्कस हुई है ना, कि एक पैराग्राफ में एक बात डिस्कस की हुई है, अगले पैराग्राफ में वो आपका टॉपिक ही टोटल चेंज हो गया। तो हमने हर टॉपिक में अपने जो आइडिया है उसकी यूनिटी को लेके चलना है, मतलब एक पैराग्राफ पहले फर्स्ट पैराग्राफ में जो बात हुई है सेकंड में भी उसी से रिलेटेड हो, थर्ड में भी उसी से रिलेटेड हो। कोहेरेंस का क्या मतलब है? कोहेरेंस का मतलब है जो हमारा पेपर है वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज हुआ हो। ठीक है, स्मूथली वो चल रहा हो, मतलब पहले एक बात हुई हो, फिर दूसरी बात हुई, फिर तीसरी, ये नहीं है कि एंड वाली बात फ्रंट पे की हो, फ्रंट वाली लास्ट पे, मतलब इस तरह नहीं हो, वो एक लॉजिकली फ्लो के साथ चलता हुआ। ठीक है, जो राइटर्स, जो रीडर्स हैं उनको उनसे पढ़ा जाए और उनको समझ आ जाए। कोहेरेंस का मतलब, करेक्टनेस का मतलब है कि जो हमने पेपर में जो कुछ भी लिखा है वो करेक्ट स्टैंडर्ड, मतलब उसमें अच्छी इंग्लिश यूज़ हुई हो, कंप्लीट सेंटेंस हो, कोई उसमें एरर फ्री हो, कोई एरर वगैरह उसमें ना हो, वो बिल्कुल ठीक हो। जी, तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें जो मैंने आपको बताई हैं कि ये जो हमारे पास स्टेप्स हैं, इनके स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि फैब्रिकेशन क्या होता है, फाल्सिफिकेशन क्या होता है, करेक्टनेस क्या होता है। पहले तो इनकी, मतलब तीनों के डिटेल आपको सबका पता होना चाहिए। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में टोटल 4 ही सब्जेक्ट हैं। जो इंग्लिश है, इंग्लिश में ये 4-5 सब्जेक्ट हैं, 4-5 चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है पोस्टर प्रेजेंटेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो